वेस्ट बैंक में आज करीब 36 घटनाएं पिछले 24 घंटों में 36 रेजिस्टेंस ऑपरेशंस हुए हैं, जबकि दो बड़ी ट्रेजेडीज भी वेस्ट बैंक में हुई है जिनके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। सीरिया में देखिए क्या क्या पूरी सिचुएशन है। सीरिया की पिक्चर और साफ हो रही है। सीरियन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज निकल के सामने आ रही है जो लगातार नुकसान पहुंचा रही है एचटीएस को। मीडिया उसको दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो खबरें छन के आ रही हैं उसमें यह साफ हो रहा है कि अलावाइट्स को वहां पर काफी बुरी तरीके से जो मैसाकर्स हुए हैं और 10,000 लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें देखिए क्या है कि जो अमेरिका इजराइल का हाथ है सो है, टर्की का भी इसमें हाथ लग रहा है। और टर्की ने यह भी खतरा जताया है कि उसके यहां जो अलावाइट पॉपुलेशन है टर्की में, वहां से भी कोई विद्रोह जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन जो अलावाइट लीडरशिप है, क्योंकि देखिए अलावाइट्स बाथ पार्टी के साथ थे, अरब सोशलिज्म का जो दौर चला सद्दाम हुसैन और असद के फादर के साथ, उसमें साथ थे। जो अरब यूनिटी या अरब ये ब्रदरहुड की बात आई जो बाथ पार्टी में थी कि अरब्स की एक अपनी मतलब रिलीजन को छोड़ के सारे जो धर्म के अरब्स हैं उनकी एक अपनी पार्टी होनी चाहिए और सोशलिस्ट पार्टी होनी चाहिए, और कई जगह वो सत्ता में भी आई, सीरिया और इराक में जैसे। अब वो उसका डिजनरेशन हो गया, वो अलग बात है। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, तो अलावाइट्स ने भी इस चीज़ को कहा कि देखिए हम लोगों के यहाँ कत्लेआम हुआ, 1000 से ऊपर लोग मारे गए, महिलाएं बच्चे उसमें थे, और बाहर से ला ला के लोगों को ये करवाया गया। लेकिन अलावाइट्स अरब यूनिटी के लिए मजबूती से खड़े हैं, सीरिया की यूनिटी के लिए मजबूती से खड़े हैं। मेरे तो आंख में आंसू आ गए ये पढ़ के, ये सुन के कि वो सीरिया की यूनिटी के लिए मजबूती से खड़े हैं, अरब यूनिटी के लिए मजबूती से खड़े हैं। अगर उनका खून उन्होंने गवाया तो उनका खून निछावर है सीरिया पे, बताइए आप। और ये, लेकिन इसके पीछे देखिए जो इस तरह की बात लोग कर सकते हैं, बिल्कुल फिलिस्तीनियों वाला सेंटिमेंट है ये। जो इस तरह की बात कर सकते हैं वो भयंकर तरीके से रेजिस्टेंस भी माउंट कर सकते हैं, और वो बदला लेने के लिए युद्ध नहीं करेंगे। वो युद्ध नहीं कर रहे, वो इंसाफ के लिए कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि भाई जब असाद सत्ता में था तब सीरिया की ऐसी स्थिति नहीं थी। चाहे तुम जितना असाद को गाली दे लो, चाहे ये कह दो कि उसने इतने लोगों को मार दिया, उतने लोगों को मार दिया, मैं साफ कहता हूं ये सब चंद सुन्नी मौलानाओं का प्रोपेगेंडा है। भारत में भी कहां से ये कीड़े घुस गए हैं, इनको ऐसे लात मार के बाहर निकाल देनी चाहिए सुन्नी मौलवियों को, मैं साफ कह रहा हूं। देखिए आज दिन में मैंने वीडियो अपलोड किया, मिलेट टाइम्स में आया, औरंगजेब को मैंने डिफेंड किया। किसी मुसलमान में हिम्मत नहीं है, एक मुसलमान हिस्टोरियन बता दीजिए जो आज खोल के ये कहे कि औरंगजेब हिंदुओं और ब्राह्मणों को उसने प्रोटेक्ट किया। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं। बड़े से बड़े लेफ्टिस्ट इस हिस्टोरियन इस देश में, मुस्लिम और भी तमाम डिनोमिनेशंस के, किसी की हिम्मत नहीं है। वो गरिया सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, औरंगजेब महान थे और शिवाजी ऐसे थे, लेकिन वो ये नहीं कह सकते। किसी की हिम्मत ये नहीं है, ना किसी को जानकारी है कि औरंगजेब हिंदुओं का प्रोटेक्टर था, ये नहीं कह सकते वो। ये भले कहते वो कि वो एक शहंशाह था और उसने ये किया वो किया। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं, वो जो सुन्नी मौलवी इस समय और कुछ मेरी पकड़ में आ गए हैं, क्योंकि ट्विटर पे मुझको फिर एक घेरने की कोशिशें हो रही, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। क्योंकि देखिए हम आज एक बड़ी विडंबना पे मैं विचार कर रहा था कि जब मैं ईरान का साथ देता हूं तो कुछ सुन्नी चढ़ जाते हैं, जब मैं औरंगजेब का साथ देता हूं तो कुछ शिया चढ़ सकते हैं, जब मैं जो अत्याचार आरएसएस ने किया, संघियों ने किया, उसके बारे में बात करता हूं तो कुछ मतलब उनको हिंदू मानते ही नहीं, कुछ गैर सनातनी हिंदू चढ़ बैठते हैं। जब मैं सिखों के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसकी बात करता हूं तो फिर जब सनातनी कंट्रीब्यूशन है, मंगल पांडे के बारे में बात करता हूं तो उसमें कुछ मुस्लिम हैं, कुछ दलित हैं या कुछ ओबीसी के लोग नाराज हो जाते हैं। जब मैं दलित हीरोज के बारे में बात करता हूं तो कुछ अपर कास्ट के लोग नाराज। मैं देखिए पूरे देश में को एक पूरी ढांचे में पिरोना चाहता हूं, वही होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। और मेरे चेहरे का कॉन्फिडेंस देखिए। ब्राह्मणों से मैं मनवाऊंगा कि औरंगजेब महान था, मुसलमानों से मैं मनवाऊंगा कि मंगल पांडे महान थे, उसके साथ ही जो संत तुलसीदास महान थे, ये भी मुसलमानों से मनवाऊंगा डंके की चोट पे।
शियाओं से मैं मनवाऊंगा कि जो सुन्नी हीरोज हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सुन्नियों से मनवाऊंगा कि जो ईरान है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्यों नहीं मानोगे तुम? कैसे नहीं मानोगे? आज तुम्हारे अपने बच्चों का फ्यूचर तुमने ताक पे रख दिया है। आज ईरान, रशिया, चाइना एक एक्सेस बन गया, उसका साथ नहीं दोगे तो किसका साथ दोगे? और इस तरह से ये करके आपस में झगड़ा तुम क्या अचीव कर लोगे? सवाल यहां पर यह है कि ऐसी विचारधारा चाहिए जो सबको पिरोए, जो सारे धर्मों की जो और सारे धर्मों के अंदर भी जो संप्रदाय हैं उनके सबसे जो बेहतर एलिमेंट्स हैं, जो उनके कंट्रीब्यूशन है, उनको वो एक दिशा में आगे बढ़ाए। तो ये देखिए पूरा इसका ये है। और कोई अगर इसको लेक्चर समझना है तो मेरी जूती पे ये लेक्चर है, तो चुपचाप सुनो वरना जाओ घर। उसके बाद देखिए यहां जो पूरी एक बात जो आज की जो प्रमुख घटनाएं हुई, एक तो देखिए पैलेस्टीन, आज जो दो मैंने ट्रेजेडी की बात की, दो ट्रेजेडीज हुई। एक तो इजराइल ने एक जेनिन में एक फिलिस्तीनी को मिलिट्री व्हीकल से कुचल दिया, वो एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई। दूसरी बात, जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है गद्दार महमूद अब्बास की, इसने एक अल्मोना नाम के एक बड़े जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का फाइटर था, 2 साल से उसको इजराइल ढूंढना था, वो नहीं मिला। इसने कहीं से ट्रेस करके उसको गोली भी मारी, फिर अस्पताल भी ले गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई अल्मोना की। तो ये भी एक बहुत ही गम का और एक तरह से धक्के का दिन है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए जो 38 ऑपरेशन हुए, और 38 ऑपरेशन में जो जेरूसलम और कलकलिया यहां पर केंद्रित हुए। जेरूसलम में तो कई जगह सेटलर्स की व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया गया और उनमें आग लगाई गई। कुछ जगह जो कुछ गांव में जो सेटलर्स ने अटैक किया था उनका जम के मुकाबला किया गया। और उसके साथ देखिए जो तुलकरेम और नूर शम्स में जिस तरीके से आईडीएफ डिस्प्लेस कर रहा है फिलिस्तीनियों को, करीब 10 से 12 हज़ार फिलिस्तीनी, आप तो जानते हैं जेनिन में 20,000, तुलकरेम में 16,000, नूर शम्स कैंप जो तुलकरेम में 16 में से 12,000। ट्यूबस में देखिए वो कोशिश हुई, नाकामयाब रहे। नाब्लस में कोशिश हुई, नाकामयाब रहे। हिब्रॉन, जेरिको में भी कोशिश हुई, नाकामयाब रहे। ये जहां डेंस पॉपुलेशन है वहीं कुछ कर पा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि डेंस पॉपुलेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो अभी बाहर नहीं आ रही हैं, वो वेट कर रही हैं। जो पूरा जो आइडिया है वो ये है कि गाजा की लड़ाई अगर दोबारा शुरू होती है, वो टाइम है स्ट्राइक करने का, क्योंकि गाजा में सेना डाइवर्ट होगी। वेस्ट बैंक से भी देखिए प्रेशर हटेगा, गाजा की तरफ सेना जाएगी। देखिए हमास के लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लंबी लड़ाई वही लड़ सकता है जो बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचता है, भावना को एक तरफ रखता है। भावना वो जगाता जरूर है, और लोगों के अंदर भावना जगाना, पैशन जगाना बहुत जरूरी है लड़ने के लिए। लेकिन जो लीडर होता है वो ठंडे दिमाग से सोचता है कि अब ये उसके लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। अब वहां पर देखिए गाजा में कितने सिविलियन मारे गए, लेकिन फाइटर्स ने धैर्य रखा और अंत में इजराइल को झुका दिया। वेस्ट बैंक में भी यही हो रहा है। वेस्ट बैंक में वो लोग ये देख रहे हैं कि गाजा की लड़ाई अगर शुरू होती है तो यहां से फौज जाएगी गाजा, और उसके बाद वो वेस्ट बैंक पे हमला करेंगे। और उधर गाजा में फौज सफिशिएंट नहीं होगी तो वहां भी हमला होगा। और आज इजराइल के कई एनालिस्ट ने इस बात को खुद ही कह दिया है कि ये जो खासतौर पे जो स्मोट्रिच मिनिस्टर है उससे मिलने कुछ लोग आए, तो उसने इस बात को कहा, उसने कहा कि इलेक्शन अभी कराना ठीक नहीं, कुछ ऐसी बात चल रही थी कि इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा इजराइल में इलेक्शन अभी कराना ठीक नहीं। अगर लेफ्ट जीत, ये लेफ्ट मतलब कहने का लेफ्ट है, सभी जायनिस्ट है, अगर लेबर पार्टी वहां की जीत गई तो फिर वो तो तुरंत सरेंडर कर देगी, ये कर देगी। तो एनालिस्ट जो इजरायली है उसने लिखा कि स्मोट्रिच अपनी ही दुनिया में रह रहा है, इसको रियलिटी से कोई खास मतलब है नहीं, साफ कहा उसने। और उसने यही कहा, उसने कहा कि जब इजरायली सेना पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसमें कई लोग छुट्टी, अब सोचिए आप 7 अक्टूबर की एनालिसिस में ये बात आई कि इजरायली सेना के लोग 7 अक्टूबर को एक बड़ी संख्या में छुट्टी पे गए हुए थे, उनको भेजा गया था, और ये मिलिट्री कल्चर चल रहा है लंबे समय से। अब रिपोर्ट भी आ गई, सब हो गया, अभी भी वो कल्चर चल रहा है। और इजरायली सेना जो गाजा के आसपास है, मतलब गाजा डिवीजन है उसको उध्वस्त हो गई थी 7 अक्टूबर को, फिर भी उसको री-इन्फोर्स किया, नई भर्तियां हुई, सब हुआ, फिर गाजा के अंदर गई, फिर मार खाई, 10,000 लोग वापस नहीं आ पा रहे। अब इजराइल के आर्मी के लिए 10,000 बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि 70-80 हज़ार की तो वहां सेना है, बाकी तो रिजर्विस्ट है। तो ये जो देखिए, और उनके
जो दे हैव लॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स, एक के बाद एक जो पूरे साल लड़ाई चली। मैं सोच रहा हूँ इस पे जो एक टाइमलाइन है, अब इस समय आ गया है कि 7 अक्टूबर से लेके जो मुख्य लड़ाइयाँ हुई, क्या हुआ किस तरीके से, और उसमें कैसे कैसे इजराइल हारा है, उसकी एक ब्रॉड पिक्चर एकदम जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म में होती है, और उसका एक हम किस तरीके से सिचुएशन डिप हुई राइस की, इजराइल हमलावर हुआ, फिर हमास हमलावर हुआ, उसकी पूरी एक पिक्चर लानी। एक किताब लिखने की भी बात है, वो सब चीज़ें हैं, और उसके लिए तो कुछ रिकॉर्डिंग से या डेली रिपोर्टिंग से कुछ अवकाश लेना पड़ेगा। तो कुछ उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ें। और मैं देखिए बार बार अपना ईमेल आईडी भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन बहुत दिन से आप लोगों ने में से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है, और जो मुझे मेरी वेबसाइट में कुछ मदद कर सके या किसी और चीज़ में कर सके। एक चीज़ मैं देखिए अभी कहना भूल जाऊंगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और इस बात का आप ख्याल रखिए कि कमेंट्स आज चाहिए हमको। कमेंट्स आप मैक्सिमम करिए, जितने कमेंट्स आप कर सकते हैं वो उतने होने चाहिए। उसके बाद देखिए जो रशिया और यूक्रेन फ्रंट पे, यूक्रेन ने आज एक बड़ा ड्रोन हमला किया, करीब 300 के ऊपर कामिकाजी ड्रोन, यानी जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, उनको रशिया में मारा। उसमें से 333 शायद या ऐसी कुछ संख्या है, उसमें 98% ड्रोन्स रशिया ने इंटरसेप्ट कर ली। अब ये देखिए डेस्परेशन है। अच्छा, इसी डेस्परेशन में यूक्रेन ने हंगरी पे भी ड्रोन्स मार दिए, और हंगरी पे जो उसने ड्रोन्स मारे वो उससे हंगरी भी मतलब एनॉय हुआ, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होकर वहां गए तो हंगरी एनॉय हुआ। और तमाम ईस्ट यूरोप के ऐसे देश हैं जो रशिया के करीब हैं, जो एक समय वॉर्सो पैक्ट में थे जब सोवियत यूनियन था, उसके बाद वो वेस्ट के करीब आए, अब फिर से वो रशिया के करीब आ गए। तो उनका भी एक ये कहना है कि पुतिन के साथ जो ये लड़ाई यूक्रेन कर रहा है, इसमें उसको समझौता करना चाहिए। समझौते के बाद अमेरिका मान ही चुका है, आपने देखा अमेरिका तो ट्रंप के अंडर हमास से हाथ मिला चुका है। कल मैंने पूरा थंबनेल उसका दिया था, और वो एक स्पेशल हमने एक वो इमेज भी जनरेट कराई थी। तो उस तरह के देखिए एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा हो जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो उसको ज़रूर संपर्क करें, मज़ा आएगा उसको भी काम करने में। और धीरे धीरे देखिए उसका वो कोई यंगस्टर हो जिसका जो चाहता है कि कंट्रीब्यूट करे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक मैं फिर से सीरिया पे आता हूँ, फिर लेबनान पे आऊँगा। सीरिया में देखिए इजराइल ने आज जो दारा है जो कि साउथ सीरिया में, उधर कोस्टल सीरिया जहाँ नरसंहार हो रहा है वहाँ नहीं, जो दारा एरिया है साउथ सीरिया का, उसके कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उन पे हमला किया। और उन पे हमला जब उसने किया तो अब जुलानी देखिए 2-3 दिन पहले इसने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि क्योंकि इजराइल कार्ड्स ने कहा था हम सीरिया में इंडेफिनेटली रहेंगे, तो उसको बोलना पड़ा। इसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा ये वो। लेकिन अभी तक सोचिए इजराइल ने सीरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी, अच्छा एक तो इजराइल डिस्ट्रॉय कर चुका था इमीडिएटली 8 दिसंबर के बाद जैसे असाद का फॉल हुआ, उसने आज फिर डिस्ट्रॉय किया मिलिट्री कैपेबिलिटी जो कुछ रह गई थी दमस्कस के आसपास। अब ये जब इजराइल ने किया तो एक शब्द जुलानी के मुंह से नहीं निकला, लेकिन सीरियन रेजिस्टेंस ने वहां बोल दिया है। सीरियन रेजिस्टेंस ने कहा है कि ये जो कत्लेआम हुआ है इसमें हम जरा भी कमजोर नहीं हुए हैं, हम मजबूती से खड़े हैं। जो रेफ्यूजीज हिमम बेस रशिया के उसमें गए हैं वो सुरक्षित है, उनको भी रेजिस्टेंस उनकी सुरक्षा कर रहा है। यूएनओ की जो टीम कल गई थी, बहुत बड़ी साजिश वो निकली कि उसके अंदर ये पूरी कोशिश थी कि हिमम बेस से जो सीरियंस जो स्पेशली अलावाइट्स जो वहाँ पर जमा हुए हैं, और अलावाइट्स में भी एक अजीब बात है कि शिया सुन्नी दोनों हैं, ये मुझे नहीं पता था, और इसके बारे में भी अलावाइट्स के बारे में भी मैं कुछ डिटेल में बताऊंगा देखिए कल या परसों के वीडियो में। तो अभी जो देखिए सिचुएशन है हिमम बेस से ये था कि सिविलियंस को निकाल के लाओ और फिर एचटीएस के लोग उन पर हमला करें। लेकिन ये बात अलावाइट्स भी समझ गए, रशियंस भी समझ गए, और रशियंस ने भी कहा कि इस बेस को कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए रशिया का भी ईरान के साथ आप तो जानते ही हैं पूरा एक नेक्सस नया बन रहा है, एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में रशिया और चाइना भी शामिल हो रहे हैं। तो इन पूरी परिस्थितियों में आप देखिए तो रशिया का जो सीरिया में रोल है वो अनरावल हो रहा है, उसने यूएनओ के डेलीगेशन या यूएनओ की जो बड़ी साजिश उसको रोका। दूसरी बात देखिए जो एलावाइट्स क्रॉस करके लेबनान गए हैं, अब लेबनान में
भी इस तरह की बातें आ रही है। वहाँ पर जो ड्रूज नेता हैं, जबकि ड्रूज इजराइल सीरिया में ड्रूज को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेबनान में जो वादी जुम्बलाट जो ड्रूज उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लेबनान को एक कमज़ोर कंट्री कर दिया ताइफ एग्रीमेंट में, जिसमें यह हुआ कि उसकी सेना में 30% शिया, 30% सुन्नी, 30% ये, तो ऐसे सेनाएं नहीं बनती। ये एक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है टेम्पररी, लेकिन कंट्री हमेशा डिपेंडेंट रह जाती है फॉरेन पावर्स पे। उसी तरीके से सीरिया में भी उन लोगों ने अब ये सीरिया को बनाना चाहते हैं। सीरिया को एक बात आ रही है अभी भी कि सीरिया को ये डिवाइड करेंगे, और हो सकता है सीरिया को डिवाइड करें। ये असंभव बात नहीं है। सीरिया डिवीजन, सीरिया को कई 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये भी कर सकते हैं कि वो पूरी तरीके से सीरिया को इतना कमज़ोर कर दे कि वो वेस्टर्न पावर्स पे डिपेंडेंट रहे। यहां लेकिन वही बात है कि जो अलावाइट्स ने जो हिम्मत दिखाई, और जो सुन्नी अरब्स कुछ हैं जो कि अलावाइट भी हैं, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, और उसके साथ जो अलावाइट नहीं भी हैं, जो ट्रेडिशनल सुन्नी जो कुछ लोग हैं, उन्होंने भी इस तरीके की एक जो कई जो शियाओं को और अलावाइट्स को, क्रिश्चियंस को बचाने की कोशिश की। तो उनसे जो बात आ रही है, तो वो देखिए बहुत बड़ी साजिश थी ये जो कत्लेआम हुआ, कि किसी भी तरीके से जो एलावाइट्स को किसी भी तरह से ऐसा बना दो कि वो सीरिया के खिलाफ हो जाए। लेकिन वो सीरिया के खिलाफ नहीं हुए। उन्होंने बयान दिया, मैंने शुरू में बताया आपको, कि अपना खून हम सीरिया की एकता के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। बताइए आप, कितनी बड़ी बात। और फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस है सीरिया का, उसने कहा कि एचटीएस के गुंडों को तो हम मारेंगे ही, लेकिन हमारा असली निशाना इजराइल है। अब ये देखिए हर चीज को फर्क करता है। और मूर्खों, जो मेरे एक्स उसमें लोग हैं यूट्यूब पे भी, कब तुम लोग समझोगे इस बात को? सिंपल सी बात, शिया सुन्नी सोचना छोड़ दो, समझे? अपने मौलवियों को सुनना छोड़ दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अपने जो इज्तिहाद कुरान में जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल करो। इज्तिहाद के अलावा कुछ नहीं है, और इज्तिहाद का इस्तेमाल करके और इस रास्ते पे जाओ जिस रास्ते पे मैंने औरंगजेब की तारीफ की, उसको बरामद, क्योंकि मेरे पास फैक्ट है। मैंने उससे पढ़ा, मैंने बाकायदा जो ओरिजिनल फरमान है वो पढ़ दिए। जब फैक्ट है तो फैक्ट है। उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रमाण है। तो ये तुम्हारे सामने प्रमाण है कि उधर सुन्नी हमास और जो ईरान में शिया मिल के लड़ रहे हैं। दुनिया में रशिया, चाइना अलग धर्म, कोई कम्युनिस्ट, कोई क्रिश्चियन, उधर शिया, वो सब मिल रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। तो तुम लोग कब सीखोगे? तुम लोग कब? और ख़ास तौर पे मुझे सुन्नियों से वो होता है कि तुम लोग कब समझोगे कि यहाँ पर जो पूरी, और अपने लोगों को कब समझाओगे? चुप क्यों रहते हो? अगर कहीं नमाज पढ़ने जा रहे हो, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो समझाते क्यों नहीं अपने लोगों को कि सीरिया में जुलानी गलत आदमी, जुलानी जानवर है, जुलानी को सरेआम फांसी होगी कल। अमरीश मिश्रा ये कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह सकते हो तुम पब्लिकली? हिम्मत नहीं होती क्या? ये देखिए, ये जो पूरी बातें हैं, ये बातें जो हम रिपोर्ट रोज देते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे जिंदगियां जुड़ी हैं। इससे जो इस समय लोगों को ये बताओ कि जो लड़ाई है वो इजराइल अमेरिका के खिलाफ है, और अमेरिका तक को झुका दिया है हमास ने। और हमास के पीछे कौन है? हमास के पीछे शिया है, हमास के पीछे ईरान है, हमास के पीछे यमन है। आज देखिए आखिरी दिन है अल्टीमेटम का, कल से ही यमन की गोलीबारी शुरू हो जाएगी इजराइल पे। क्यों इजराइल पे गोलीबारी कर रहा है? वो गाजा को मदद करने के लिए। यमन में शिया हैं सब, जैदी शिया। और वो क्यों है? वो पूरे के पूरे अपना, उन्होंने इतने 15 महीने कितने शहीद हुए यमन के लोग, उन पे बम्बार्डमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने लाल सागर को बंद कर दिया, अमेरिका तक को भगा दिया। और अभी देखिए फिर वो हमला करेगा, किसके लिए करेगा? गाजा के लिए करेगा। उसने कहा गाजा में अगर ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ नहीं की इजराइल ने, तो इजराइल पर हमला करेगा। तो ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, आने वाले दिनों में लड़ाई और तेज होने वाली है, और तल्ख होने वाली है, और बड़े कत्लेआम होंगे, और तब और पोलराइजेशन उसकी कोशिश होगी। शिया सुन्नी में और पोलराइजेशन कराने की कोशिश हुई थी। कोई और मीडिया चैनल इस पर बोल नहीं रहा है अमरीश मिश्रा स्पीक्स के अलावा। तो मैं क्या करूं? मैं इसको एड्रेस ना करूं तो फिर जो जिम्मेदारी है हमारी, जिस जिम्मेदारी के तहत मैंने वो औरंगजेब वाला वीडियो बनाया और एक नया परिप्रेक्ष्य में सामने लाया, जिससे आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है उस पर,
पूरे जो कई इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मेजॉरिटी हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हैं, और लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी हैं, समीरा अहमद मिश्र हैं, जो भारत समाचार के ब्रिजेश मिश्रा हैं, इस तरह के जो बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके बीच चर्चा है आज हमारे इंटरव्यू की, जो मिल्लत टाइम्स को हमने दिया। और इन्होंने सराहा कि वहाँ जाके मिल्लत टाइम्स एक प्लेटफॉर्म है जो एक खास उससे जुड़ा है, तो वहाँ जाके इस बात को कहना, उन्होंने जो मिल्लत टाइम्स का एंकर है उसकी भी तारीफ की कि ये भी, इसने भी जो शम्स तबरेज़ है उनकी भी तारीफ की कि इन्होंने भी देखिए एक स्टैंड लिया और एक पूरी बात को उन्होंने आने दिया, इन्होंने कहीं भी अपने कोई संकीर्णता नहीं दिखाई। ये जो सारी बातें हैं, ये सब चीज़ें जो है, ये देखिए बहुत ये एकता की तरफ ले जा रही है जी। अब आपको बताया उत्तर प्रदेश में कुछ ब्राह्मणों के मर्डर हुए हैं, एक बड़े जर्नलिस्ट का सीतापुर में मर्डर हो गया योगी राज में, अभी 2 दिन पहले की बात है। उसमें भू माफिया का और बहुत सारे लेखपाल और इस तरह के लोगों का हाथ बताया जा रहा है, वो बड़ा मूवमेंट है। अब वो सब देखिए मैं ही टेकअप कर रहा हूँ, मंगल पांडे सेना टेकअप कर रही है, और इसी तरीके से कुछ बहराइच में यहाँ पर ब्राह्मणों को हम देखिए नए सिरे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुस्लिम्स को भी उनके साथ एक मंच पे हम ला रहे हैं। अब ये जो देखिए कोशिश है, ये भारत में उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को करना योगी के नाक के नीचे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ये बड़ा काम है, कितना ये, अभी तो संभल जैसी जो चीज़ें हैं, संभल में जो हुआ, अभी भी जो हो रहा है वहाँ, वो अपने आप हल हो जाएगा अगर हमने इस समस्या को हल कर लिया। अगर हमने बड़े हिस्से को, एक ब्राह्मण पत्रकारों के बड़े हिस्से को, और उनको हमने अपनी तरफ कर लिया, और वो हो रहे हैं, वो क्यों नहीं होंगे, उन तक बस पहुंचना ही तो है। अब क्या है कि यहाँ पर 8 अप्रैल को मंगल पांडे का शहादत दिवस है, उस दिन हम लोग कुछ एक कार्यक्रम करेंगे और हम इस तरह की कोशिश करेंगे कि सब लोग उसमें एक मंच पे आएँ, और वहाँ से लेके 1 साल तक, यानी 8 अप्रैल 2025 से लेके 8 अप्रैल 2026 तक हम देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर एक बड़ी चीज़ उत्तर प्रदेश में होगी जो यहाँ की राजनीतिक दिशा बदलेगी। उसके बाद आपको बताएं लेबनान की जो पूरी सिचुएशन है, लेबनान में अभी इस वक्त फिर से एक अमेरिकन डेलीगेशन गया है, और वो अमेरिकन डेलीगेशन ये कोशिश कर रहा है, अच्छा ये देखिए ट्रंप ने नहीं भेजा है, ये अपने आप जो उनका फॉरेन डिपार्टमेंट है उसके लोग हैं। अब किसने भेजा है ये सब बातें, क्योंकि ट्रंप ने जो लेबनान में कोशिश की थी 2-3, वो फेल हो गई, उसके बाद वो ट्रंप ने अपने लोगों को पीछे खींच लिया, और लेबनान के बारे में भी उसका यही व्यू है कि इजराइल को वहाँ से हटना चाहिए, और इजराइल 5 गाँव में अभी तक सीमित है। हालांकि इजराइल ने आज कभी कभी आगे बढ़ के बम्बार्डमेंट करता है, कुछ लेबनीज उसमें शहीद हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, और ये एक आम बन गई। आज देखिए नॉर्थ गाज़ा में कम से कम 4 फिलिस्तीनी शहीद हो गए, एक फ्रीक बॉम्बिंग हुई इजराइल की तरफ से उसमें। अब ये फ्रीक बॉम्बिंग क्या होती है, ये तो सीधी बात है कि एक कत्लेआम हो रहा है, इसलिए देखिए यमन ने पूरा वार्न किया हुआ है कि वो हमला करेगा, वो छोड़ेगा नहीं इस चीज़ को, इजराइल को। और देखिए यमनी एक ताकत है जो इस समय हमला कर सकता है। इराक में भी देखिए पूरे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इराक में भी जो सीरिया में हुआ, इराक में ढूंढ के उनको मारा जा रहा है जो लोग जोलानी का समर्थन कर रहे हैं, और उनको मारा जा रहा है मतलब जान से नहीं, लेकिन उनको पीटा जा रहा है, और उनको जो है सोशल मीडिया में ढूंढ के उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जम की कुटाई इराक में हो रही है जोलानी के समर्थकों की। और यहाँ पर जो मेरे सुन्नी सब्सक्राइबर्स हैं वो जोलानी मुर्दाबाद कहेंगे, अगर नहीं कह सकते तो वो छोड़ के चले जाए, सीधी बात है। तो इसलिए देखिए यहाँ एक किसी भी जंग के लिए, किसी भी बड़े कॉज के लिए, फिलिस्तीन के आज़ादी का जो कॉज है उसके लिए आपको अगर कुछ आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आप अपने अंदर अपने दोस्त से नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बेकार है, कि सबके लिए बेकार है। तो ये जो पूरी सिचुएशन, अच्छा इसमें देखिए ईरान, अब ईरान में जो एक न्यूक्लियर, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है। इजराइल में क्या है कि अंदर की सिचुएशन खराब है, क्योंकि कुछ ऐसे जासूस वहाँ पर मिले जो ईरान के लिए काम कर रहे थे, और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के उन्होंने सीक्रेट्स ईरान को दिए हुए हैं। ऐसा भी इजराइल में कयास लगाया जा रहा है कि अगर ईरान को ये सब पता है तो ईरान कल को हमला भी कर सकता है, और बड़ा हमला कर सकता है। अच्छा उसके साथ साथ देखिए दुनिया के स्तर पे जो न्यूयॉर्क में आज सबसे बड़ा प्रदर्शन छात्रों का हुआ, क्योंकि जो पिछले दिनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी में
आंदोलन हुआ था, उसमें मोहम्मद खलील नाम के एक स्टूडेंट को डिपोर्ट करने की बात ट्रंप ने कह दी, उसको लेके बड़ा ही एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। तो और वो सबसे बड़ा प्रदर्शन अभी तक न्यूयॉर्क का था। उसके बाद इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में, हर जगह देखिए ये एक सोगबगाहट हो रही है कि जैसे 1960s में, 1968 में और पूरे यूरोप में स्टूडेंट विद्रोह हो गया था, उस तरह की सिचुएशन इस बार फिलिस्तीन के सवाल पे। और फिलिस्तीन का सवाल इतना रेडिकल है कि वो उदारवादी दिशा में नहीं जाएगा, वो व्यवस्था को पलटेगा। और इससे आमतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत फायदा है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड अमेरिका की पॉलिसी से दबा हुआ है और अमेरिका के अंदर विद्रोह होता है तो उससे मुस्लिम वर्ल्ड आज़ाद होगा। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड आज़ाद होने का मतलब है कि मुस्लिम वर्ल्ड की कमान क्रांतिकारियों के हाथों में रहे, जो जिहाद को एक इंसाफ की जंग मानते हैं, जो जुलानी टाइप लोगों के हाथ में नहीं रहेगी। अगर जुलानी टाइप लोगों के हाथ में रहेगी तो पूरा फिर बर्बाद हो जाएगा। वो जाके इजराइल और अमेरिका के हाथों मुसलमानों के नेतृत्व की कमान सौंप देंगे। और वो उसकी औकात नहीं है, वो क्या सौंपेगा। ईरान पीछे खड़ा है, एक मिनट में दूसरी चीज़ हो जाएगी। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई इसमें भटके ना, क्योंकि देखिए एक बात आ जाती है कि कुछ सुन्नी है, मैंने देखा अपने पर्सनल, उससे ज़्यादा भटक जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, अपने भाइयों को समझाने की ज़रूरत है और अपने बिल से निकलने की ज़रूरत है। बिल से निकल के उन्होंने नहीं समझाया तो ये बात पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये देखिए आज का जो एक पूरा ओवरव्यू था, मैंने एक इंटरनेशनल सिचुएशन का भी ओवरव्यू आपको दिया। कल फिर हम आपके आगे हाजिर होंगे, संभवतः एक वीडियो से ज़्यादा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।